What's up guys, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. Well, आज हम करेंगे इस मोटरसाइकिल का एक ओनरशिप रिव्यू। मुझे इस मोटरसाइकिल को परचेज़ किए हुए कुछ अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं और इस मोटरसाइकिल की पहली सर्विसिंग भी हो गई है। सो लेट्स मेक अ रिव्यू वीडियो के मुझे इस बाइक को परचेज़ करके क्या प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिले अब तक के, बिकॉज इट इज़ अ राइट टाइम। मेरी फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है, तो आप लोगों को बताना तो बनता है कि इस बाइक को परचेज़ करके मुझे जो है क्या प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिले हैं। वेल, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लुक की, सो लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। मतलब कलर से लेकर लुक से लेकर एवरीथिंग ऑन पॉइंट है। मुझे इसके लुक से कोई भी शिकायत नहीं है। पुरानी आरसी और नई आरसी में जो है लुक को लेकर थोड़ा डिबेटेबल है, बिकॉज जो पुराने आरसी लवर है उनको पुरानी आरसी पसंद आती है और जो नवी लॉन्च हुई है उनको ये वाली ज़्यादा पसंद आ रही है। बट मैंने कभी जो है आरसी ओन नहीं किया इससे पहले, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। KTM ने इसमें जो काम किया है ना इस बाइक को बनाने के लिए, ऐसा लगता है कि इसने पूरा अपना दिल लगा दिया इस बाइक को बनाने में। मैंने पहले वीडियोस में भी ये चीज़ बता रखी है कि मैं इससे पहले जो है R15 ओन करता था। मेरे पास 3 R15 थी और जो KTM है ये मैं फर्स्ट टाइम ओन कर रहा हूँ। बट इसको लेकर भी मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। जितना मज़ा मुझे R15 चलाने में आता था उतना ही मज़ा मुझे ये चलाने पर भी आता है। मैंने जो ये सारी चीज़ें जो मैंने चेंज कर रखी है, पहले ये पूरा ब्लैक था, नंबर प्लेट भी आगे का निकाल कर मैंने नंबर प्लेट यहाँ पर छपवा दिया है। और यस, तो ये था लुक के बारे में। वैसे कॉन्स ज़्यादा है नहीं, आपको जितना मेरी तरफ से तारीफ़ ही सुनने को मिलेगी। बट ऐसा नहीं कि मैं ये ओन करा इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मतलब मुझे दिक्कत आ रही है इस बाइक को लेने के बाद में, मैं वो भी बताऊँगा ताकि आप लोग जो है डिसाइड कर सको, आप लोगों के लिए भी ईजी हो कि आपको ये इस बाइक को जो है परचेज़ करना है या नहीं करना है। अब बाकी का वीडियो अपन जो है स्विच करते हैं मोटो व्लॉगिंग पे और कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा कैमरा 360, तो फटाफट हम जो है स्विच कर लेते हैं मोटो व्लॉगिंग पे। 1 2 3 और ये हमने स्विच कर लिया हमारे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। फटाफट जो है ग्लव्स पहन लेते और यहाँ से निकलते एंड आगे का वीडियो कंटिन्यू करते। सुबह सुबह का जो व्यूज़ है ना गाइस, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। बट अभी मैं व्यूज़ एंजॉय नहीं कर सकता, अभी मैं यूट्यूब के व्यूज़ पर ध्यान दूंगा। सो लेट्स गो। रॉर सुनोगे बाइक का रॉर? हाँ, एकदम घुर्रा रही है। लेट्स गो। पहले मैं ऐसे निकल जाता हूँ बिकॉज यहाँ पे सुबह सुबह ट्रक्स जो है पूरी लाइन लगी होती है, इनकी ट्रैफिक जाम होता है इनकी वजह से। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:36 एंड इफ़ यू कैन सी पूरी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जितनी भी सारी पॉजिटिव चीज़ें इस बाइक के बारे में वो आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड देन उसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें मुझे फेस करने मिली और जो नेगेटिव चीज़ मुझे पता चली है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और वीडियो में जितनी भी बात होगी विदाउट फिल्टर होगी, बिकॉज देखने वाले को ऐसा ना लगे कि इस बाइक को मैंने परचेज़ किया है तो इसी की मैं बड़ाई किए जा रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है। जो नेगेटिव चीज़ें वो भी शेयर करूँगा और जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी शेयर करूँगा। तो बात हो गई लुक की। अब बात करते सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते भाई कितना देती है, भाई अभी तक तो दी नहीं है मेरे को। तो मैं बात कर रहा हूँ माइलेज की। तो माइलेज में है, वेल देखो, KTM से अगर आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो फिर आप गलती कर रहे हो। आप KTM को मत लो, आप जो है R15 पे स्विच कर लो, बिकॉज KTM आपको जो है इतना माइलेज नहीं देगी। मैंने अभी तक के जो देखा है, अभी तक जितना चला मुझे पता चला है, मैंने जो है 25-30 के अराउंड मुझे माइलेज दी है। और येस, लोनावला में गया था जहाँ पे जो सीधा सीधा सिर्फ हाईवे होता है, तो वहाँ पर मैक्स टू मैक्स मैंने उससे 35 जो है उसका माइलेज निकाला है। तो येस, अगर आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डोंट गो फॉर दिस बाइक। आप लोग जो है R15 पे स्विच कर ले तो R15 आपको आराम से 50 क्या 55 भी दे देती है। मैंने खुद 50 से 55 का माइलेज जो है मेरे R15 से निकाला है। तो अगर आप माइलेज देख रहे हो तो R15 की तरफ जाना आँख बंद करके। अब जो तीसरी चीज़ मुझे इस बाइक में पसंद आई वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मतलब KTM ने इसको बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और बिल्ड क्वालिटी पे खास करके जो KTM ने ध्यान रखा है। इसके मेटल से लेके इसका जो फाइबर पार्ट है और ये सारी चीज़ें, डिटेलिंग्स जो है इसमें, ये सारी चीज़ों में KTM ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मतलब आप लोग फील करोगे जब इस बाइक पर आप बैठोगे ना, तो आप लोग लगाएगा कि मतलब एक प्रीमियम सी चीज़ आप जो है राइड करो, एक प्रीमियम सी बाइक राइड कर रहे हो आप लोग। इससे पहले मेरा जो है R15 वर्जन 4 लेने का इरादा था, जो M वर्जन आता है इसमें ग्रे कलर में, मुझे वो लेने का इरादा था। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और पर्सनली मैंने खुद वो बाइक सामने से देखा है, मैंने उसको राइड किया है। तो
यामाहा ने जो वर्जन 4 निकाला है उसमें बिल्ड क्वालिटी पर लोग ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है। मैंने देखा, मैंने हाथ से उसका फाइबर जैसा मैं हिला सकता रहा, इतना पतला उसका फाइबर था। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वो इसलिए होता है बिकॉज कभी आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपका फाइबर टूटे ना, वो जो है बैंड हो जाता है। बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, आप गिरो चाहे नहीं गिरो, वो टूटना है तो टूटना ही है। उसको आप कितना भी नरम बनाओ, कितना भी हार्ड बनाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक रीज़न था कि मैंने इसके बाद में यामाहा पे स्विच नहीं किया। वैसे मैं यामाहा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यामाहा का जो इंजन है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो 3 R15 पहले इससे पहले ओन की थी। पहले मैं वो वर्जन 2 थी, फिर सेकेंड वर्जन 2 वापस से लिया था, फिर वो बेच करके मैंने जो है R15 वर्जन 3 लिया था ब्लू कलर की। उसके भी वीडियोस है मेरे यूट्यूब पर, आप लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये एक रीज़न था जिसके वजह से मैंने R15 को छोड़कर इस बार KTM पे स्विच किया। 3 बाइक मैंने माइंड में रख के चला था, या तो KTM RC 200, या तो R15M जो ग्रे कलर की आती है, और तीसरी जो है अपाची की RTR 310 जो है 310 RTR जो भी है वो ये तीनों बाइक मेरे माइंड में थी। बट वो थोड़ी बजट के बाहर जा रही थी क्योंकि मुझे हायर सीसी पे जाना था, लेकिन वो बजट के अंदर भी रहना था। तो दैट्स द रीज़न मैंने जो है इस पर स्विच किया। वो 155 सीसी थी R15, और अब जो है मैं 200 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। तो वैसे इसको भी अपग्रेड करना है, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर अपने पास में इतने पैसे रहे कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक ओन कर सकूँ तो डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स बाइक पे स्विच करूँगा, जैसे कि ZX 10R हो गई या फिर S1000 RR हो गई। तो ये बाइक भी मेरे माइंड में है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत टाइम है। किडनी बेचनी पड़ेगी मुझे वो सब लेने के लिए बट कोई नहीं, थोड़ी देर लगेगी इंशाल्लाह, बट कभी ना कभी वो भी ले ही लेंगे। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, और जो आपके बैठने का पोस्चर है वो कैसा है। इसमें बहुत से लोग अभी ये बोलेंगे कि कमर दुखती है इस गाड़ी को चलाने से, और लॉन्ग राइड के लिए ये नहीं है। आपके पाम्स में जो है पेन होने लगता है, आपके शोल्डर पेन करते हैं, आपकी लोअर बैक पेन करने लगती है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये बात बोलो, आप एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक पे जा रहे हो, और स्पोर्ट्स बाइक अगर आपने देखी होगी तो स्पोर्ट्स बाइक में ऐसे ही होता है, आपको इसी तरीके से बैठना होता है। तो अगर आपको कमर का और पाम का, आपके शोल्डर का प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ़ है, तो आप इस बाइक पर ना ही जाए, आप कोई भी दूसरी नेकेड बाइक ले सकते हो। और मुझे इस पर पेन इसलिए नहीं होता है बिकॉज आई हैव बिन राइडिंग सिंस सो लॉन्ग। ऐसी बाइक मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ। इससे पहले मैं R15 चलाता था, जैसे मैंने बताया, तो वो भी ऐसी ही थी, और ये भी ऐसी है। तो ना मुझे पाम पे पेन होता है, ना मेरे शोल्डर पेन होते हैं, और ना ही मेरी जो लोअर बैक पेन होती है। मैंने इससे भी अच्छी लंबी राइड की हुई है, बट मुझे ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर आप फर्स्ट टाइम ये बाइक राइड कर रहे हो और आप फर्स्ट टाइम ओन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा पेन हो, बिकॉज जब मैंने भी सबसे पहले R15 लिया था वर्जन 2, तो मुझे भी उस पर पेन फील हुआ था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना या 2 महीना पकड़ लो, उसके बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हो। तो उसके बाद में आपको जो है इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी राइड करने में या फिर लॉन्ग राइड पर जाने के लिए। बट येस, स्टार्टिंग में आपको पेन फील होगा, बट इसमें जो है इतना भी झुकना नहीं पड़ता जितना मेरी वर्जन 3 में मुझे झुकना पड़ता था। और ये जो हैंडल्स में आपको दिया, ये एडजस्टेबल दिया हुआ है, तो आप आपके जो है सीटिंग पोस्चर के हिसाब से ये हैंडल को ऊपर या नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप इसको और ऊपर करो तो आप थोड़ा और ऊपर करके चला सकते हो, तो इसमें आपको जो है पेन फील नहीं होगा। और थोड़ा इसको और नीचे करते हो तो आपको और स्पोर्टी लुक मिलेगा। तो यस, अगर आपको कमर का प्रॉब्लम है, हाथ पैर दुखने का प्रॉब्लम है, तो आप इस बाइक पर मत जाओ, आप कोई और बाइक ले लेना। एंड अगर आपको पेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लुक चाहिए, आपको स्पोर्टी बाइक चलाना है एक एंट्री लेवल की, तो आप जो है इस बाइक पर जा सकते हो। तो ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें मुझे इस बाइक में पसंद आई है। इसके अलावा अगर मैं कुछ मिस करता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं कमेंट में हर एक का रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताना, अगर कुछ मिस हो गई तो मैं उसका रिप्लाई आपको जो कमेंट में बता दूंगा, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया रहेगा तो। अब बात करते हैं इस बाइक की जो नेगेटिव चीज़ है उस पर। तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ तो ये मुझे लगी है कि इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है। मतलब मुझे स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था एक वीडियो पे जब मैंने अपलोड किया था कि भाई आपको हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है क्या, तो उस टाइम तो मुझे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बट येस, अभी अगर मैं कोई ट्रैफिक में फंस जाऊँ या फिर थोड़ा सी लॉन्ग राइड पर जाऊँ, मतलब थोड़ा सी लॉन्ग जाऊँ, तो मुझे इस साइड में जो है, यहाँ से जो है मुझे हीट फील होने लगती है। उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है, बिकॉज़ ये आई थिंक कि पुरानी आरसी में भी ये प्रॉब्लम था। जो पुराने आरसी के ओनर्स है उन लोगों से मैंने रिव्यू लिया तो उनको भी जो हीटिंग का प्रॉब्लम आता था। अब मुझे भी इस पर हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपका पैर जलने लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा हीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल हीट है। KTM की सब गाड़ी में आपको इतना हीट तो फील होता ही है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है।
और सेकंड थिंग, इसका जो यहाँ पर आपको ऑयल कूलेंट दिया है, ये ऑयल कूलेंट पता नहीं यार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। और जब मैं फर्स्ट सर्विसिंग को गया था तो उन लोग ने जब ऑयल कूलेंट यहाँ पे डाला था तो उन लोग ने हाफ से भी कम रखा था उसको। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई इतनी बड़ी डब्बी दी हुई है ऑयल कूलेंट की, उसको फुल तो करो। तो उन्होंने बोला कि मतलब भाई ये ओवरफ्लो होने लगता है, फिर वो गिरने लगेगा। तो मैंने बोला भाई आधे से ऊपर अगर आप रखोगे तो समझ में आता है, आप आधे से भी कम रख रहे हो। और उसमें भी क्या हो रहा है ना, वो अभी 1 महीने के आसपास मुझे कुछ हुआ है सर्विस करवा कर, और इसका ऑयल कूलेंट फिर से ख़त्म हो गया है। मतलब एकदम इतना सा बचा रहेगा, एक थोड़ी सी लाइन बची रहेगी, डिब्बी से देख सकते हो आप या बाहर ही, क्योंकि वो इधर से दिखाई देता है आपको ग्रीन कलर का ऑयल कूलेंट। तो समझ में आता है कि कितना बचा है कितना नहीं बचा है। वेल मेरे पास में ऑयल कूलेंट घर पे रखा हुआ है, मैंने R15 के लिए मेरे पहले लिया था, तो वो मैं जो अभी घर पर जाऊँगा तो मैं खुद से अब डाल दूँगा उसमें। और हो सकता है ऑयल कूलेंट की वजह से भी जो है हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा रहेगा, क्योंकि ऑयल कूलेंट कम हो गया है। तो मैं एक बार चेक करूँगा ऑयल कूलेंट डालने के बाद में कि मुझे हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद में मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ नहीं पसंद आई वो आया इसका स्पीडोमीटर। अभी मैंने इसके ऊपर एक कवर लगा कर रखा है, बिकॉज मुझे इसका टेम्पर्ड ग्लास मिल नहीं रहा है, जैसे हम फ़ोन पे लगाते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, वैसा मुझे इसके लिए नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैंने जो कंपनी के साथ में मुझे मिला था जब मैंने गाड़ी लिया था, तो ये मैंने अभी तक लगा कर रखा है, बिकॉज सेफ़ रहेगा इससे। जब मुझे टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा, अगर आप लोग में से किसको पता है ऑनलाइन आप कहाँ से मैं परचेस कर सकता हूँ, लिंक मुझे बता देना, मैं लगा दूंगा। तो बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर अभी भी जो है वही पुराना सा आपको ब्लैक एंड वाइट दिया है इसमें, लेकिन आप अगर RC 390 पे स्विच करते हो तो आपको जो है इस पर पूरा फुल्ली TFT डिस्प्ले मिलता है, उसमें सारे नेविगेशन एंड एवरीथिंग, ब्लूटूथ वगैरह सब आपको देखने को मिलता है। बट इसमें जो है वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है। और इस प्राइस पॉइंट पे आप RN5 अगर स्विच करते हो तो आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी नहीं दिया है, प्लस आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं दिया है। और ये सबसे बड़ा तो मुझे ये मज़ा नहीं आता इसको देखकर। अगर इसमें भी TFT डिस्प्ले दे देता ना तो मतलब एकदम 10 on 10 हो जाती है बाइक। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, अभी 390 लेने का मेरा बजट नहीं था, नहीं तो मैं 390 पे स्विच कर लेता था। तो ये एक है मुझे जो नहीं पसंद आया। इसमें आपको KTM वाले अगर इतना पैसा ले रहे तो एक TFT डिस्प्ले भी अगर डाल लेते, कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत क्या थी इसमें। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बिकॉज प्राइस जो है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। आपके स्टेट में कुछ अलग प्राइस होगा, मेरे स्टेट में कुछ अलग प्राइस होगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरे स्टेट में अलग प्राइस है। तो वो आप लोग आपके जो नज़दीकी शोरूम होगा वहाँ पर आगे आप चेक कर सकते हो कि आपको वहाँ पर ये बाइक कितने में मिल रही है। एंड अगर हम बात करें इसके सर्विसिंग की तो सर्विसिंग कॉस्ट RN5 के मुकाबले थोड़ा सी हाई है। फर्स्ट टाइम जब मैंने सर्विस करवाया था तो मुझे अराउंड 1300 या 1400 का कुछ चार्ज लगा था। इसके बाद में अब सेकेंड सर्विस का पता नहीं कितना चार्ज होगा। और मैंने उन लोगों से पूछा वहाँ पर KTM के सर्विस सेंटर पर कि जब मेरी 3 सर्विस जो फ्री सर्विस मिलती है कंपनी के साथ में, तो 3 सर्विस जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में इसका क्या चार्ज होगा। तो वो लोग ने बोला कि 3 सर्विस ख़त्म होने के बाद में हम लोग का एक पैकेज होता है जो कि 2700 का कुछ होता है, उसमें आपको फिर से 3 सर्विस दी जाती है, 3 या 5 सर्विस। तो लेट्स सी मेरी 3 सर्विस जब हो जाएगी उसके बाद में मैं बात करूँगा वो लोग से, और अगर मुझे जमेगा तो मैं वो पैकेज ले लूँगा। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ में, जैसे कि इस बाइक की पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको इस बाइक के लिए अब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो भी RC लेने की सोच रहा है। हो सकता है इस वीडियो के वजह से थोड़ा बहुत उसे भी हेल्प मिल जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।